मुल्जिम सुहेल अहमद उर्फ मिट्ठू की जमानत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। वकील, मैंने तुझे हजारों रुपए दिए थे ना, तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तेरी जमानत कराऊंगा। तुम्हारे खिलाफ सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मैं कुछ नहीं कर सका। भाषण मत करा। ये क्या कर रहे हो? बंदा मार दिया तुझे। वकील, तो जेल भिजवाने की भी जिम्मेदारी तेरी है ना, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो प्लीज एम्बुलेंस बुलाए कोई। एक पे ले जाओ एम्बुलेंस। आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा है कि अरशद साहब की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। 48 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। बहुत अफसोस की बात है, उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, वो चालान का क्या हुआ? जी, चालान की कॉपी मिल गई थी। राइमा, राइमा, तो जेल भिजवाने की भी जिम्मेदारी तेरी है ना, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ऊपर नीचे की सफाई वगैरह सारी चेक कर लो। ठीक है सर। और कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तुम अंदर भी चेक कर लो, और तुम ऊपर के वॉशरूम वगैरह जितनी लाइटें सारी बंद करो। ठीक है सर। ठीक है। यार ये बेल की आवाज़ कहाँ से आ रही है? सर ये वॉशरूम की तरफ से आ रही है। चेक करके आओ जरा। सर वहाँ तो किसी की लाश पड़ी है। लाश पड़ी हुई? यस सर। आओ जरा। जरा चेक करो कि लड़की जिंदा या मर चुकी है। पकड़ो है। ये क्या है? सर ये बुलेट हाथ में लिए घूम रहा है बुलेट। हाँ, ये लाश को टॉयलेट से मूव क्यों किया? सर हम ये चेक करना चाह रहे थे कि लड़की जिंदा या मर चुकी है। तो तुम क्या डॉक्टर हो? जिंदा है या मर चुकी? और ये टॉयलेट वॉश किसने किया? सर टॉयलेट तो हमारा स्वीपर जो है वही वॉश करता है। सारा एरिया बंद करने के बाद, साफ़ करने के बाद सर उसी ने वॉशरूम साफ़ किया था। लाश को मूव कर दिया, टॉयलेट की धुलाई कर दी, अब तुम्हारी धुलाई करूं मैं? सारे सबूत मिटा दिए तुम लोगों ने। लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करो और इन सबको थाने लेके चलो। सर मगर किया क्या हमने सर?
यहाँ हम आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। खातून वकील रायमा की पुरस्कार हलाकत का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल नहीं, खुदकुशी थी। रायमा ने मंगेतर से झगड़े के बाद दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की। एक बार फिर बताते चले, खातून वकील रायमा की पुरस्कार हलाकत का मुअम्मा हल हो गया। मैडम, मुझे यकीन है मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। हौसला रखें मतीन साहब, अब तो अदालत ने आपकी दरख्वास्त पे मंजूर कर ली है और केस रीओपन हो गया है और मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद किया इस केस में। हम नए सिरे से तफ्तीश करेंगे। मैडम, मुझे तो पुलिस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने तो पहले भी पैसे खाए थे और अब भी पैसे खाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं करें, पैसे खाने की कोई बात नहीं है। खुदकुशी का केस तो इस वजह से बनाया था क्योंकि आपके दामाद ने बयान दिया था पुलिस को कि उसने मंगनी तोड़ दी थी और आपकी बेटी ने दिल बर्दाश्ता होकर शायद खुदकुशी कर ली हो। तो पैसे वैसे खाने की बात नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं थी। साजिद की और रायमा की मंगनी तो बुजुर्गों की मर्जी से हुई थी और साजिद अगर मंगनी तोड़ना चाहता तो मुझे तो खबर होती, और साजिद को ये इख्तियार नहीं कि वो तन्हे तना ये फैसला कर ले। ये बात कतई गलत है। अगर इस बात का फैसला होता तो बुजुर्गों के दरमियान में बैठ के होता। हाँ, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े दोनों के दरमियान होते रहते थे, रूठना मनाना चलता रहता था, लेकिन मंगनी टूटने की बात कतई गलत है। मैडम, मेरी बेटी की रूह को चैन हो जाएगा। इंसाफ चाहिए। मैडम, पुलिस ने एक और पहलू नज़रअंदाज किया है। क्रिमिनल मिट्ठू ने मेरे सामने रायमा को जान से मारने की धमकी दी और उसके बॉस पे कातिलाना हमला भी किया था। चलें, इन सारी बातों पे हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जितनी डिटेल्स आपके पास है मुझसे शेयर करें। कैंटीन पे चल के चाय पीते हैं। इसके बाद मैंने आयो से भी मिलने जाना है इसी केस के हवाले से। आइए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अक्टूबर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई ता अक्टूबर के महीनों के दौरान कराची में कत्ल और बिलखुसूस टारगेट किलिंग की वारदातों में 63% कमी वाक़ई हुई, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में माह जून और जुलाई में कत्ल की वारदातों में 14% इजाफा हुआ। मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। ये सीधा सीधा सुसाइड का केस है मैडम। हमें कत्ल के कोई शवाहिद तो नहीं मिले। आप फोरेंसिक रिपोर्ट देख लें, उसमें साफ साफ लिखा है कि लड़की के हाथों से गन पाउडर मिला है और जिस गन से सुसाइड हुई है उस गन पे लड़की के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आपको जाए वारदात से कत्ल के शवाहिद नहीं मिले। आपको तो जाए वारदात से खुदकुशी के भी शवाहिद नहीं मिले होंगे। रेस्टोरेंट के अमले ने पूरे क्राइम सीन पर तो टेम्परिंग कर दी थी। जहां पर कत्ल हुआ लाश को वहां से उठा के रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से में मुंतकिल कर दिया। आला कत्ल को भी वहां से उठा लिया गया, बल्कि जाए वारदात को तो वॉश कर दिया था। 2 बुलेट्स जो उनको मिली वो भी उन्होंने खुद से आपको दी थी। आप कह रहे हैं कि आला कत्ल पर सिर्फ रायमा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, उस पर तो मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स मिले होंगे। इस कदर मशकूक रवैया था रेस्टोरेंट के तमाम अमले का और उन्होंने पुलिस को भी इतनी देर से इतला दी। आपको ज़रा भी शक नहीं हुआ उन लोगों पे? रेस्टोरेंट के तमाम अमले से मैडम हमने मुकम्मल तफ्तीश करी है। हमें कहीं पे भी इन लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई। और जहाँ तक देर से इत्तला का ताल्लुक़ है, इन्होंने 15 पर इत्तला दी थी। 15 की इत्तला आते ही मैडम हमने कार्रवाई फ़ौरन शुरू कर दी थी। अमले का कहना है कि लड़की रायमा एक आम कस्टमर की तरह रेस्टोरेंट में आई थी। किस वक्त उठ के वॉशरूम में गई, वो तो जब उसका सेलफोन बजाए तो लोगों ने देखा है कि वॉशरूम में लाश पड़ी है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ बातें तो कॉमन सेंस की भी होती हैं। आपके तजर्बे में भी कितने सुसाइड के केसेस आए होंगे। देखने में तो यही आया है, अगर कोई जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश करे या अपने आप को शूट करके, इस किस्म के अटेम्प्ट्स खुदकुशी करने वाला हमेशा अपने कंफर्ट जोन में करता है। किसी फास्ट फूड के टॉयलेट में जाके खुदकुशी करना
ये तो समझ से ही बाहर। मैडम ये कोई लव स्टोरी का चक्कर है? हमने इस केस की तमाम जावियों से तफ्तीश कर ली है और ये खुदकशी का ही केस है। हमें ये भी पता चल गया है कि ये रेस्टोरेंट में ही आकर इसने खुदकशी क्यों करी। मरने से पहले ये मुस्तकिल अपने मंगेतर साजिद को कॉल कर रही थी। रायमा मेरी मंगेतर थी, लेकिन मैंने उससे मंगनी तोड़ दी थी। उस रात वो मुझे मुस्तकिल फ़ोन कर रही थी, लेकिन मैंने कोई कॉल अटेंड नहीं की थी क्योंकि मैं उससे किसी तरह का भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। और वैसे भी उस रात ऑफिस में मैं रात के 3 बजे तक रुका हुआ था और इस बात की तस्दीक आप मेरे ऑफिस से कर सकते हैं। तुम सिर्फ बोलते रहो, कितना सच है कितना झूठ उसकी तस्दीक तो हम कर ही लेंगे। इतना बताओ, तुमने अपनी मंगनी क्यों तोड़ी थी? देखें, ये मेरा पर्सनल रीज़न था। इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश अधूरी है। इस तफ्तीश में सबसे अहम नुक्ते को तो सरासर नज़रअंदाज कर दिया गया कि लड़की के पास आला-ए कत्ल कहाँ से आया, ये आला-ए कत्ल किसकी मिल्कियत है। रायमा एक वकील थी, भला वकील होते हुए वो एक अनलाइसेंस्ड वेपन अपने पास क्यों रखेगी? हमें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि ये आला-ए कत्ल इससे पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुआ हो। बल्कि हमारा तो ख्याल है कि ये आला-ए कत्ल मरूमा ने अपने किसी जान पहचान वाले से हासिल किया होगा और इस वारदात के बाद अब तो कोई इसको ऑन करने को भी तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब देने से कासिर नहीं है कि मरने वाली के पास ये बगैर लाइसेंस के पिस्टल कहां से आया, ये पिस्टल किसकी मिल्कियत था। योर ऑनर, इस तफ्तीश में और भी बहुत से झोल हैं। योर ऑनर, इस केस में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि रायमा के दिल के करीब 2 गोलियों के निशान थे। योर ऑनर, खुदकुशी करने वाला बमुश्किल एक दफा अपने आप को शूट कर सकता है, 2 मरतबा क्यों कर शूट करेगा। इस पोस्टमार्टम के हवाले से भी बताती जाऊं योर ऑनर, रायमा का पोस्टमार्टम मरने के 36 घंटे बाद तक नहीं हो सका था क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई फीमेल MLO नहीं थी। रायमा के घर वाले उसकी तदफीन करना चाहते थे और 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद जब प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हॉस्पिटल वालों ने एक सरसरी सी रिपोर्ट निकाल के दे दी कि मरने वाली के दिल के करीब 2 बुलेट वुंड्स पाए जाते हैं। योर ऑनर, इस रिपोर्ट में इस किस्म की कोई तफसील नहीं है कि रायमा को कितने फासले से शूट किया गया, इस जख्म का डायामीटर क्या था, एंगल क्या था और तो और कि ये किस पिस्टल से शूट की गई। योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट तक नहीं आई जिससे ये बात मालूम की जा सके कि लाश के पास से पाया जाने वाला पिस्टल वाकई में आला-ए कत्ल ही है। और योर ऑनर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस केस की मर्डर के तौर पर छानबीन हो ही नहीं सकती थी क्योंकि क्राइम सीन को तो टेम्पर कर दिया गया था। योर ऑनर, रेस्टोरेंट के अमले का रवैया निहायत मशकूक था। एक तो उन्होंने पुलिस को देर से इतला दी और जब पुलिस आई तो इन्होंने बताया कि लाश टॉयलेट के अंदर से मिली थी और टॉयलेट के बाहर 2 बुलेट्स के होल मिले। योर ऑनर, ये किस तरह मुमकिन है कि अगर रायमा ने अपने आप को टॉयलेट के अंदर शूट किया हो तो वो बुलेट के शेल्स भी टॉयलेट के अंदर पाए जाने चाहिए थे, ना कि टॉयलेट के बाहर गिरे हुए मिलते। योर ऑनर, पुलिस की तफ्तीश में बहुत से सवालिया निशान हैं। जहां ये तफ्तीश इनकम्प्लीट है वहां ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी इनकम्प्लीट है। रायमा के बॉडी ऑर्गन्स केमिकल एग्जामिनर को भी नहीं भिजवाए गए ताकि कीमियाई तज्जिया किया जा सके। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन तमाम शकूक व शुबाहत को दूर करने के लिए और इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए रायमा की कब्र कुशाई करवाई जाए ताकि पोस्टमार्टम दोबारा से किया जा सके। और इसके साथ साथ योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि सच्चाई जानने के लिए उस रेस्टोरेंट के अमले का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाए। थैंक यू योर ऑनर। हंसती खेलती घर से गई, न जाने किस अदालत हुक्म देती है कि एडवोकेट रायमा की खबर कुशाई करवा के उसका पोस्टमार्टम दोबारा करवाया जाए। अब दोबारा से उसको तकलीफ देंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट के अमले का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाए और लाश को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा जाए और इनकी तमाम तर रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अदालत में पेश की जाए। समाअत मुलतवी की जाती है। एक तहकीक के मुताबिक 2016 के इब्तिदाई 4 माह में इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 30% और कत्ल की वारदातों के तनासुब में 24% कमी वाक़ई हुई, जबकि जून 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक
साल रवां के इब्तिदा में 6 माह में दारुल हुकूमत के 22 थानों में कत्ल के 44 मुकदमात रजिस्टर हुए। कितना रोगी, मेरे तो आंसू भी खुश्क हो गए। कैसे नहीं रहूं? जिस जवान बेटी को कुरान पाक के साए में रुखसत करना था, आज उसी के लिए कुरान पाक पढ़ पढ़ के उसको बख्श रही हूँ। मुझे तो लगता है उस रेस्टोरेंट का अमला ही मेरी बेटी का कातिल है। मैडम, पुलिस पर तो कोई एतबार ही नहीं करता है। रेस्टोरेंट के अमले का टेस्ट करा लिया है, सब के सब क्लियर हो गए। 2 सस्पेक्ट सामने थे, एक वो मिठू, वो तो इस वक्त जेल में है, और दूसरा रह गया मंगेतर, तो वो भी क्लियर निकला है। मैडम, पुलिस इतनी भी बुरी तफ्तीश नहीं करती है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। ये सीधा सीधा सुसाइड का ही केस है। आप अभी भी पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट आने के बावजूद कह रहे हैं कि ये सुसाइड का केस है। कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ मालूम हो रहा है कि जिस तरह के बुलेट वुंड्स हैं लाश पर, वो डायरेक्ट कांटेक्ट वुंड्स नहीं है, बल्कि राइमा को कम से कम 1 फीट के फासले से शूट किया गया है। जो जख्मों का डायामीटर है, जो डायरेक्शन है, उससे साफ नज़र आ रहा है कि राइमा अपने आप को शूट नहीं कर सकती थी। और इब्तदाई तफ्तीश से भी जो हकायक सामने आए थे, उससे भी नज़र आ रहा था कि ये खुदकुशी का केस नहीं है, क्योंकि लाश के लेफ्ट हैंड पर से गन पाउडर पाया गया था, राइट हैंड पर गन पाउडर नहीं था। अगर राइमा ने पिस्टल चलाई होती तो फिर राइट हैंड पर भी गन पाउडर होता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तो साफ नज़र आ रहा है कि ये सीधा सीधा कत्ल का केस है। अल्लाह जाने कौन कातिल। पुलिस ने दोबारा कब्र कुशाई करवाई है, दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि राइमा ने खुदकुशी नहीं की, मगर पुलिस है कि खुदकुशी का केस बनाने पर तुली हुई है। आमना कबीर कहती है कि ये कत्ल हुआ है, कत्ल हुआ है हमारी बेटी का। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ चाचा जान? पुलिस ने कुछ बताया? कुछ नहीं बेटा, कुछ पता नहीं। आमना कबीर इस बात पे मुझसे रह के ये कत्ल का केस है, और कोई कुछ नहीं बताता। तुम भी तो कुछ नहीं बताते, तुम भी तो ये नहीं बताते कि आखिर तुम्हारी रहमत से क्या बात हुई थी। चाचा, मैं आपको नहीं बता सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम बता नहीं सकते हमें? चाचा, खानदान की इज्जत का सवाल है, मैं आपको नहीं बता सकता। बेटे, खानदान की इज्जत अपनी जगह, लेकिन हमारी बेटी तो जान से गई ना, उसकी जान से भी बढ़ के है क्या ये बात? चाचा, असल में बात ये थी कि इंस्पेक्टर साहब, मैं राइमा की केस प्रॉपर्टी की लिस्ट देख रही थी, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम था
एक एटीएम से कैश विड्रॉल की रसीद थी कि रायमा ने मरने से कुछ देर पहले 15,000 रुपए एटीएम से निकलवाए थे। और इसी केस प्रॉपर्टी की लिस्ट से मालूम हो रहा है कि मरने वाली के पर्स से सिर्फ 300 रुपए मिले। तो वो 15,000 रुपए कहाँ गए? जरा ये मालूम तो करें कि उस एटीएम से लेकर इस फास्ट फूड तक जितने भी रास्ते में सीसीटीवी कैम्स आते हैं उनकी फुटेज निकलवाएं। ये मालूम करें कि कोई रायमा का पीछा तो नहीं कर रहा था और चोरी की गर्ज से तो ये वारदात नहीं की गई। और बल्कि मुझे रायमा का बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा के दीजिए। ठीक है मैडम। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने बैंक स्टेटमेंट तो देख ली है। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल नज़र आ रही है कि रायमा बड़ी बाकायदगी से जिस रोज़ उसकी सैलरी आती थी उसमें से 15,000 रुपये निकलवाती थी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि पिछले 6 महीने से बाकायदगी से 15,000 रुपये की रकम उसी रोज़ निकलवाई जा रही है। आपने कुछ इसको फॉलो अप किया? हाँ मैडम, ये पॉइंट तो मैंने भी नोट किया था। हो सकता है इसने कोई कमेटी डाली हो और 5 तारीख को इसको कमेटी देनी होती हो। तो आपने क्या इस बात को चेक किया कि रायमा ने कहीं कमेटी डाली हुई थी? जी, मैंने मकतूला के फादर से मालूमात की थी, मगर इनके इल्म में कोई ऐसी कमेटी नहीं है। अच्छा, तो उसके फिर कुलीग से बात करनी चाहिए, ऑफिस चलकर चेक करते हैं। ठीक है मैडम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आमना कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। असल में इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। रायमा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप बताएंगी कि रायमा का डेस्क कौन सा था इस ऑफिस में? जी श्योर, आप आए मेरे साथ। बहुत शुक्रिया। आइए सर। ये रायमा का डेस्क है। अभी तक हमने किसी को एलोकेट नहीं किया। ओके। हमें ये रायमा की डेस्क का मुआयना करना चाहिए, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। तशरीफ रखिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, उस रोज जब वो ऑफिस आई थी तो कोई खास बात हुई हो? किसी से लड़ाई झगड़ा ऑफिस में या कोई उनको मिलने आया हो? नहीं, कोई मिलने तो नहीं आया था, लेकिन काफ़ी देर तक वो अपने कंप्यूटर पे किसी से चैट कर रही थी। काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। फिर तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब किसी से बात के बिना उठ के चली गई। हालांकि मैंने उसे आवाज़ दी, मगर शायद उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, हम इनका ये सिस्टम चेक कर सकते हैं? श्योर, लेकिन मुझे रायमा का लॉगिन पासवर्ड नहीं पता। हमारे साथी लॉयर हैं, वो यहाँ का आईटी देखते हैं, मैं उन्हें बुला दूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। असलम साहब। गुड। अस्सलाम वालेकुम। ये सिस्टम चेक करना था, अगर आप इसको लॉग ऑन कर दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आदाद और शुमार के मुताबिक 2015 में आज़ाद कश्मीर में कत्ल की 77, बलोचिस्तान में 615, इस्लामाबाद में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 3144, पंजाब में 5953 और सिंध में 3252 वारदातें हुई। इस तरह पूरे मुल्क में गुज़िश्ता साल कत्ल की कुल 13,276 वारदातें हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पेशी शुरू होने वाली, ये लड़का कहाँ चला गया? अभी तक नहीं आया।
मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, जब रायमा की मौत की असर-ए-नौ तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि वो अपने दफ्तर से रात 8 बजे के करीब निकली थी और बहुत देर तक सड़कों पर घूमती रही। योर ऑनर, हमें ये भी मालूम हुआ कि रेस्टोरेंट आने से पहले रायमा एक एटीएम पर रुकी थी और वहां से उन्होंने 15,000 रुपए की रकम निकलवाई थी। योर ऑनर, इस एटीएम की विड्रॉल की रिसीट तो रायमा के पर्स से मिली, लेकिन वो रकम उसके पर्स में मौजूद नहीं थी। योर ऑनर, अगर ये एक सिंपल चोरी का वाकया होता तो रायमा के पर्स में से बाकी चीजें भी मिसिंग होती। पुलिस के पास से पाई जाने वाली केस प्रॉपर्टी फाइल से मालूम हुआ कि रायमा के पर्स में से 300 रुपए मिले। अगर किसी ने चोरी की नीयत से रायमा का कत्ल किया था तो फिर पर्स से 300 रुपए भी गायब होते। योर ऑनर, जब रायमा के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाई गई तो मालूम हुआ कि पिछले कई महीने से ये एक रूटीन थी। जिस दिन रायमा को सैलरी मिलती थी उसी रोज रायमा एटीएम से 15,000 रुपए निकलवाती थी। जब हमने रायमा के फैमिली मेंबर्स और उसके कुलीग से ये मालूम करने की कोशिश की कि क्या रायमा ने कोई कमेटी डाल रखी थी जिसके लिए वो हर महीने बाकायदगी से 15,000 रुपए अपने अकाउंट से निकलवाती थी, तो हमें मालूम हुआ कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। योर ऑनर, रायमा 15,000 रुपए अपने अकाउंट से क्यों निकलवाती थी और वारदात के उस रोज भी रायमा ने वो 15,000 क्यों निकलवाए और वो रकम कहाँ गई? ये मिस्ट्री उस वक्त खुली जब हमने रायमा के दफ्तर में उसका कंप्यूटर चेक किया। रायमा के ऑफिस में जब उसके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाला कंप्यूटर ऑन किया गया तो मालूम हुआ कि रायमा ने आखिरी मर्तबा जब वो कंप्यूटर यूज किया तो उसने अपनी एक सोशल नेटवर्किंग की साइट लॉग्ड ऑन ही रहने दी थी। रायमा के फेसबुक अकाउंट को जब चेक किया गया तो मालूम हुआ कि वो किसी नॉटी विकी नामी शख्स से चैट करती रही है। वारदात के रोज भी ऑफिस से निकलने से पहले वो इसी नॉटी विकी नामी शख्स से बातचीत कर रही थी। ये नॉटी विकी नामी शख्स कौन था? इसका रायमा से क्या ताल्लुक था और रायमा उसको हर महीने 15,000 रुपए की रकम क्यों देती थी? योर ऑनर, इन सवालात के जवाब हमें कुछ हद तक तो रायमा की चैट हिस्ट्री से मिल गए। नॉटी विकी की प्रोफाइल को उसके आईपी एड्रेस से ट्रेस करवाया गया और उसे ज़ेरे हिरासत भी ले लिया गया। योर ऑनर, नॉटी विकी का रायमा की मौत से किस कदर गहरा ताल्लुक है, मैं चाहूंगी कि वो अदालत के सामने खुद बयान दे। मुल्जिम को पेश किया जाए। कहाँ रह गए थे तुम? बस वो ट्रैफिक जैम में फंस गया था। ये क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? वक्कास। मुल्जिम वक्कास, प्रोसिक्यूशन ने जो तुम्हारे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनकी रूह से तुमने विकी नॉटी के नाम से एक फेक आईडी बनाई और इस फेक आईडी के जरिए से तुमने लड़कियों से दोस्ती की और फिर उन्हें ब्लैकमेल भी किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक तुम्हारे कब्जे से एक होल्स्टर और 20 बुलेट्स बरामद हुई जो कि आला कत्ल से मैच हो गई। तुमने सेक्शन 164 के तहत पुलिस को जो बयान दिया है उसमें तुमने एडवोकेट रायमा को भी कत्ल करने का इतराफ़ किया है। जी सर, दरअसल मैं बेरोज़गार हूँ, फारिग औकात में मैंने अपनी फेक आईडी से लड़कियों से दोस्ती कर ली। लड़कियाँ बाज़ औक़ात हमदर्दी में मेरी मदद भी कर दिया करती थी। मैंने महसूस किया कि लड़कियों को ट्रैप करना आसान है और वो डर भी जल्दी जाती हैं। इसलिए मैंने लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपनी आमदनी का एक रास्ता तलाश कर लिया। राइमा भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी। उससे मेरी बातें और मेरी पोस्टें बहुत अच्छी लगती थी। उसने मुझसे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन उसको खौफ भी था कि कहीं उसके मंगेतर
या उसके ख़ानदान वालों को हमारी दोस्ती का पता न चल जाए। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म करता हूँ? मैं तुम्हारे मंगेतर को वो सारी चैट फॉरवर्ड कर दूंगा जो तुमने मुझसे करती रही हो। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। डिलीट कर दो सारी चैट। रहम करना तो मैंने सीखा ही नहीं। कल 5 तारीख है, पैसे तैयार रखना वरना तुम्हारे मंगेतर को सब पता चल जाएगा। उसके इसी खौफ का मैंने फ़ायदा उठाया। ज़ुबान बंद रखने के लिए गुज़िस्ता 6 महीने से वो मुझे हर महीने 15,000 रुपये दे रही थी, लेकिन फिर उसका इसरार बढ़ गया था कि मैं उससे दोस्ती का हर सबूत मिटा दूं। मैंने उसे प्रेशर में लाने के लिए उसके मंगेतर साजिद को एक गुमनाम ख़त लिखकर और उसको भेजकर उसके दिल में शक डाल दिया। इस बात पर राइमा आपने सवार हो गई। घटिया आदमी, तुमने साजिद को वह बकवास क्यों लिखकर भेजी है? तुम्हारी वजह से उसने मुझसे ताल्लुक़ तोड़ लिया है। बकवास बंद करो और कान खोलकर सुन लो। तुम मेरे सामने सारी चैट डिलीट करोगे? घटिया आदमी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कान खोलकर सुन लो, मैं एक लॉयर हूँ। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा कर तुम्हें ब्लैकमेलिंग के जुर्म में जेल भिजवाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राइमा की धमकी में वजन था। वो एक लॉयर थी। राइमा का इसरार था कि मैं उसे किसी पब्लिक प्लेस पर मिलूं और उसके सामने सारा डेटा डिलीट करूं। तो इसलिए मैंने उसे उस रेस्टोरेंट में बुला लिया, क्योंकि मुझे पता था कि उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश नहीं होता। अपना मोबाइल ऑन करो अभी के अभी और मेरी सारी कन्वर्सेशन डिलीट करो। नहीं, पहले पैसे दो। मोबाइल दो। वेट देता हूँ। मोबाइल दो। सब्र करो, देता हूँ। मोबाइल दो। ये क्या बदतमीजी है? अब तुम सारे केस ऊपर जाके लड़ो। अगर मैं उसे उस दिन कत्ल ना करता तो वो दूसरे दिन FIR कटवा देती। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं, तुम्हारा जुर्म काबिले माफी नहीं है। मुझे तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। ऑर्डर, आप बैठ जाइए। अदालत आपके जज्बात की कदर करती है, आप तशरीफ रख सकते हैं। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिम वकास के इतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वकास 2 जराइम का मुर्तकिब हुआ है। मुल्जिम ने नॉटी विकी के नाम से एक फेक ID बनाई, जिसके तहत उसने मासूम लड़कियों से दोस्ती की और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा मुल्जिम ने राइमा एडुकेट नामी लड़की से दोस्ती की और उसे ब्लैकमेल किया और बाद अज़ां उसका कत्ल कर दिया। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वकास को साइबर क्राइम एक्ट 2015 की सेक्शन 18 के तहत 2 साल कैद बमुशक्कत और मुबलिग 2.5 लाख रुपए जुर्माने, जबकि PPC 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।